औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे लेक्चर मुख्तलिफ टीचर से, पेपर प्रेजेंटेशन, ई लर्निंग इसके हवाले से। बहुत कुछ मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन या एनुअल पेपर अटेम्प्ट पार्ट बी। पार्ट ए आप उस पर जाएं, पढ़े। हमने पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बात की थी। वहाँ पे मैंने आपसे कहा हुआ था कि हम यहाँ पे आपको मैं गोल्डन रूल्स बताऊँगा, गोल्डन टिप्स बताऊँगा कि आप किस पेपर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में इंटर होने से लेके आपके जो 3 आवर का टाइम होता है वो ख़त्म होने तक, ये जो 3 आवर का प्रोसेस होता है, इसमें आपने अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं, आप किस तरह एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। तो आपने गौर से सुनना है और देखना है, ठीक है। इसीलिए अपनी एक्टिविटीज़ को वाइंड अप करें। नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। अब इसको हम क्या हेडिंग दें? तो अगर मैं हेडिंग दे दूं कि गोल्डन टिप्स या गोल्डन रूल्स, जो फिर आपको ठीक लगे, गोल्डन टिप्स या गोल्डन रूल्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको 10 और 11 और मैक्सिमम 12 पॉइंट्स में इसको कवर करूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो गए हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि जस्ट calm down yourself, just calm down yourself, relax your mind, calm down yourself or relax your mind। ये सबसे पहला पॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि रिलैक्स योर माइंड। जैसे ही आप हॉल में एंटर हो जाते हैं, आपको पता है कि ये मेरा एनुअल पेपर है, लेट सपोज साइंस सब्जेक्ट का पेपर है, क्योंकि मैं साइंस की इसलिए बात करता हूँ कि वहाँ पे हम मोस्टली टेंशन ले लेते हैं। तो जब आप पहले उसको देख लेते हैं तो आपको एक गेस आप कर लेते हो कि वो ये तो आज पता नहीं क्या होगा और इस तरह का पेपर, अजीब ख्यालात। नो, जस्ट काम डाउन योर सेल्फ। आपने अपनी तैयारी की है, आप उस पर बिलीव करें, क्योंकि उस वक्त फिर आपको चेंज नहीं कर सकते हो, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है सिवाय इसके कि जो आपने पढ़ा है उस पर आपको एक फर्म बिलीव हो। एंड नाउ स्टिक टू दैट बेसिक्स जो आपने किया है, ठीक है। कोशिश करें कि आप चीज़ों को रिकॉल करना शुरू करें। तो चीज़ों को रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो पिछले रात की जो नींद है वो पूरी हुई हो, क्योंकि ये लाजिमी है कि आप पेपर से 30 मिनट पहले स्टडी को, बुक्स को क्लोज करें, ठीक है। और उससे जो पिछली आपकी रात है वहाँ पे आपकी नींद पुरसकून होनी चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है कि जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेचती है, ठीक है। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब रिलैक्स योर माइंड। आपको लेट्स सपोज आपको पेपर मिल गया, ठीक है। अब पेपर मिल गया है तो आपने जैसे ही देखे तो आप टेंशन में आ गए हो कि उसमें तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं। आप साथियों को देखते हैं वो बड़े रिलैक्स है, हंस रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हो, इनको तो आता है, मुझे नहीं आता, ये तो मेरा सीट, मेरी फ्रंट पे सीट आ गई है, मेरे पास एग्जामिनर खड़ा होगा, ये तो मैं बिल्कुल वो जो उनका टेबल पड़ा हुआ है वहाँ पे आ गया हूँ, मैं पीछे किसी देख नहीं सकता। अजीब अजीब कि आपको वो अपने लिए सिचुएशन आप क्रिएट करते हो, और ये आपका वो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे आपका माइंड काम करना छोड़ देता है, और ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपने को पेपर मिल गया है, आप कलमा पढ़े, या जिस भी हमारे बीइंग अ मुस्लिम हम कलमा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, जिस मज़हब का जो भी तरीक़ाकार है स्टार्ट का, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। और फिर आप पेपर को आराम से देख लें, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा होगा कि जब हम बिल्कुल बैठ गए आराम से, हमने अपनी सारी चीज़ों को अपने सामने रख लिया है। सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज रीड आउट क्वेश्चन पेपर। रीड आउट क्वेश्चन पेपर। अब रीड आउट क्वेश्चन पेपर, आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, ये तो सारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं। बिल्कुल सारे पढ़ते हैं, लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया है, आपने इसको पढ़ लिया है, तो आप इसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। ये नहीं कि आप उधर देख रहे, उधर देख रहे, इन्विजिलेटर तो कोई पास नहीं, एग्जामिनर तो पास नहीं करा, और ये तो मेरी तरफ नहीं देख रहे। नहीं, आप अपने पेपर को फोकस करें, क्योंकि जो सेंटेंस उन्होंने लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने लिखे हुए, ये जरूरी है कि आप उसका मीनिंग ले लें, क्योंकि मीनिंग अगर आपका उसका कंसेप्ट या जो वो थीम फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करोगे,
आपके जहन में एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और एक इजी क्वेश्चन को आप मुश्किल बनाओगे अपने लिए। मुश्किल इन दैट सेंस कि आपको जब समझ ही नहीं आ रही तो डेफिनेटली चीज मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस को प्रॉपर्ली मतलब रीड आउट करें। लेट्स सपोज आपके सामने क्वेश्चन आया है कि व्हाई अर्थन पार्ट्स कीप वाटर कूल इन समर। अब मतलब यह है कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं तो समर में या गर्मियों में इसमें पानी ठंडा क्यों होता है। अब हो सकता है यहां से आपके हम मतलब यह है कि अर्थन पार्ट को समर में कैसे बना सकते हैं, अर्थन पार्ट में हम पानी क्यों रखते हैं। आप उस स्टेटमेंट को, क्योंकि सबसे जरूरी है स्टेटमेंट को समझना, तो आप इसको थॉरली पेपर को रीड आउट करें। हर एक जहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो उसको डबल ट्रिपल टाइम, मतलब यह है कि क्योंकि स्टार्ट किसी भी पेपर का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आपने स्टार्ट अच्छा लिया ना, जिस तरह बीइंग अ बैट्समैन अगर आपके पहले 10-15 बॉल अच्छे गए, बॉल आपकी मेडल पे बैठ के मेडल पे आ रही है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन पेपर में जब आपके स्टार्ट आपने अच्छा लिया, आपने मतलब चीज़ों को बड़ा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया है तो फिर आगे चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। तो आप क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करें कि कितने क्वेश्चन हैं, मुझे किन किन की समझ आ रही है, बेशक उसको टिक मार करें। जिनकी आपको समझ आ रही है उन क्वेश्चन को आप टिक मार करें। लेट्स सपोज ये 2 हमने लिखे हैं, आपको पहले की समझ आ रही है, इसको आप टिक मार करें। अब जब आप इस सारे क्वेश्चन पेपर को मतलब यह है कि आपने रीड आउट किया, यहां पे किसी क्वेश्चन ने आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया। अब थर्ड जो रूल है तो वो क्या है हमारा, थर्ड रूल है, हम इसमें बात करते हैं कि डोंट गेट पैनिक। क्या, डोंट गेट पैनिक। ये बड़ा जरूरी है कि डोंट गेट पैनिक, क्योंकि यहां पे अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही और आप कहते कि ओह ये कौन सॉल्व करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, बस वहीं से फिर हमारे जो टेंशन है वो शुरू हो जाता है। नहीं, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करें, जो आपको आ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। वंस यू गेट स्टार्ट थिंग्स विल बिकम ईजियर। किस तरह, जब आप आगे जा रहे हैं तो आपकी जो बैक मेमोरी में जो बिल्कुल आपकी जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी जिसको हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, वहां से चीजें फिर आगे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन मैच्योर है, आपका जो है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने चीजें भेजी हैं, मतलब याद किया है और लिख के याद किया है, तो फिर वहां से चीजें आना शुरू हो जाएगी। तो फिर ये क्वेश्चन जो मुश्किल है वो भी इंशाल्लाह आगे आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या करना है, पिक द मोस्ट क्लियर क्वेश्चन फर्स्ट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे कि आपके पास जो सबसे इजी है, पिक द मोस्ट इजी क्वेश्चन या पिक द मोस्ट क्लियर क्वेश्चन। अब यहां पे आप उस क्वेश्चन को मतलब यह है कि क्या करें, पिक करें जो आपका सबसे ज्यादा क्लियर हो, जहां पे आपको 1% भी डाउट नहीं है। यहां पे आप एक और भी काम कर सकते हैं, यहां पे आप वो क्वेश्चन भी पिक कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। ठीक है, लेट्स सपोज फिजिक्स है या मतलब यह है कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन दिया है या कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन है जो मतलब यह है कि उस पर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इस तरह फिजिक्स में आपका कोई न्यूमेरिकल उन्होंने दिया है, बायो में कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन है, लेट्स सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम का उन्होंने दिया है, आपको पता है कि डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आप उसको उठा ले। सबसे पहले आपने उसको उठाना है, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन अच्छा गया तो बिल्कुल ये टेस्ट मैच के 2 इनिंग्स की तरह है। पहले इनिंग्स में आपने सेंचुरी मारी है, दूसरे में आप खुद बड़े मतलब मोटिवेटेड होंगे, बूस्टअप होंगे कि नहीं आई कैन डू दैट नाउ, क्योंकि आपके पीछे जो है ना वो स्ट्रांग है, बेस आपका स्ट्रांग बन गया है। इसी तरह आपका क्वेश्चन में अगर पहला क्वेश्चन पेपर में आपका अच्छा गया है, यही पहला क्वेश्चन इसको मतलब यह है कि ये बाकी क्वेश्चन को आपके लिए इजी कर देता है। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिफ्थ पॉइंट में जब आपने मतलब यह है कि एक सिंपल क्वेश्चन को उठा लिया, अब आ गई बात टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में आप कहें कि सर ये तो क्वेश्चन से पहले होना चाहिए था। क्वेश्चन से पहले मैंने इसलिए नहीं लिखा कि एक हम कर लेते हैं स्टार्ट में टाइम मैनेजमेंट कि भाई ये तो मेरे इतने क्वेश्चंस होंगे और इतने क्वेश्चन में मतलब ये है कि मुझे इतना टाइम एलोकेटेड है। नहीं, वो तो आपका स्टार्ट से सबको पता है। जब आपने पहला क्वेश्चन उठा लिया, अब इस पहले क्वेश्चन को आपने कितने टाइम में कवर करना है, यहां पे स्टूडेंट एक गलती कर लेते हैं। स्टूडेंट गलती ये कर लेते हैं कि वो एक इजी क्वेश्चन को उठा लेते हैं और उस इजी क्वेश्चन को इतना लेंथी कर लेते हैं, उनको मतलब लिखने में मजा आ रहा होता है, क्योंकि आगे मतलब जब कंटेंट्स आपको इजी आ रहा होता है तो फिर बंदा लिखता जाता है, लेकिन जो टाइम उसके लिए एलोकेटेड है
अलॉटेड है वो भूल जाते हैं। और वो लेट सपोज ये है कि आपको 10 लाइन्स लिखने थे और आप 15 लाइन्स पे चले गए हो, इट मीन कि आपने जो ये 1 मिनट या 1.25 मिनट है ये आपने दूसरे क्वेश्चन का उठा लिया। इसलिए मैं यहां पे कहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट यहीं से आपका शुरू हो जाता है। सेकेंड थिंग टाइम मैनेजमेंट में आपका फिर ये है कि सेकेंडली हम क्या करते हैं, जब पहला मतलब यह है कि क्वेश्चन हम उठा लेते हैं तो फिंगर चूंकि मतलब यह कि वो रिदम में नहीं आ रहे होते तो वो स्लोली रिदम में आते हैं। तो अगर एवरेज आपका पेपर का हर एक क्वेश्चन 5 मिनट्स लेता है तो डेफिनेटली आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो 5 to 8 मिनट्स लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक रिदम आपका बन रहा है ना, वो पूरे मसल यूज टू हो रहे हैं अब स्लोली। तो फिर देखिए पहला क्वेश्चन अगर 8 मिनट लेता है, आखिरी क्वेश्चन के लिए 5 मिनट्स है वो 2 to 2.5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है या मैक्सिमम 3 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि फिर फिंगर रिदम में आ चुके होते हैं। ठीक है, ऊपर से कंटेंट्स भी आपका मतलब रिकॉल हो रहा है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहीं से बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो पेपर से पहले का टाइम होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतने है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतने है, वो सबको पता होता है। ओके, अब टाइम मैनेजमेंट के बाद आपका फिर क्या जाता है, टाइम मैनेजमेंट के बाद हमारे जो 6 पॉइंट है वो है बी फोकस्ड। क्या? बी फोकस्ड। यहां पे पेपर शुरू होते ही जब बंदे को इजी क्वेश्चन नजर आने लगे तो वो देखता है कि बाकी लड़के क्या कर रहे हैं, आया उनके लिए पेपर इजी है या सिर्फ मेरे लिए इजी है। आपने सिर्फ अपने ही पेपर पे कंसंट्रेट करना है, बाकी क्या कर रहे हैं छोड़े, एग्जामिनर कहां पे है छोड़े, हाल में कोई सुपरडेंट या कोई इंस्पेक्टर कोई भी आया है छोड़े, आप सिर्फ अपने पेपर अपने क्वेश्चन पे फोकस करें, क्योंकि ये जो फोकस है ये आपका एग्जैक्टली 3 आवर तक होना चाहिए, या जो जितना भी पेपर का टाइम होता है एंड टाइम तक ये आपका फोकस इसी तरह 100 से आपका ये फोकस नीचे नहीं आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका अगर एक भी क्वेश्चन में आपका फोकस आप लूज कर गए हो ना, ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान देता है। एक तो कंटेंट्स वाइज भी नुकसान देता है और टाइम मैनेजमेंट वाइज भी आपको नुकसान देता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट्स है, ठीक है, 4 मिनट्स मीन के ऑलमोस्ट मेरे पास 240 सेकंड्स है। अब 240 सेकंड्स में मैंने क्या किया है, 240 सेकंड में लेट्स सपोज मैं एक दफा इस तरफ देखता हूं। ये एक दफा इस तरफ देखने का मतलब ये कि 1 सेकंड आप लूज कर गए हो, फिर मैंने एक दफा इस तरफ देखिए, ये 1 सेकंड आप लूज कर गए हो। लेट्स सपोज मैंने सामने देखा कि एग्जामिनर कहां पे बैठा हुआ है, या मैंने पीछे मुड़ के देखा। लेट्स सपोज आपका टोटल 3 सेकंड यहां पे चला गया। अब यही 3 सेकंड हर एक क्वेश्चन में आप डाले 10 सेकंड्स है और 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में आपने 3 सेकंड मतलब यह है कि जाया कर दिए, तो ऑलमोस्ट 30 सेकंड, आधा मिनट हो गया। अब एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट्स है। अब लेट्स सपोज कि एक क्वेश्चन में आप 30 सेकंड आप लूज कर गए हो, तो एक क्वेश्चन का टाइम आपका 3.5 मिनट्स बन गया है, ठीक है, आउट ऑफ द एंटायर पेपर। अब वही 3.5 अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन का टाइम आपने 3.5 सेकंड रख दिया, डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का टाइम आपने वेस्ट कर दिया। इट मीन जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे हैं तो आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, आपने 97 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लिहाजा बी फोकस, कॉन्सेंट्रेशन इज द नंबर 1 थिंग, कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा वो बिल्कुल टेस्ट मैच की वो इस इनिंग्स की तरह है कि मतलब ये कि ब्रायन लारा पूरी एक मतलब 500 रन बना रहा है या 480 रन बना रहा है, वो 600 बॉलें खेलता है। अगर एक बॉल पे भी वो कंसंट्रेशन लूज कर गया है, इवन अगर वो ओवर पिच बॉल क्यों ना हो, वो उसकी विकेट उड़ा देगा, ठीक है। ये कंसंट्रेशन इतना ज्यादा जरूरी है। या विकेट कीपर है, वो दिन में मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 90 ओवर्स है, ठीक है, 540 बॉल्स हैं। अगर एक बॉल का भी वो कंसंट्रेशन लूज कर गया, हो सकता है वो एक बॉल पे उसको पीछे एज मिला हो और वो कैच ड्रॉप करे और वही बैट्समैन जाके मैच दूसरे को जितवा दे। ये कंसंट्रेशन इतना अहम है, ठीक है। अच्छा, अब कंसंट्रेशन करने के बाद जो 7th पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, कंटेंट्स, मटेरियल सिलेक्शन। आपका जो कंटेंट्स होगा वो बड़ा अहम होना चाहिए कि आप पेपर में लिख क्या कर रहे हो, कंटेंट्स मटेरियल, ठीक है। आप पेपर में क्या लिख रहे हो, तो कंटेंट्स बहुत ज्यादा आपका अहम है, क्योंकि कंटेंट्स अगर स्ट्रांग हो, मटेरियल आपका स्ट्रांग हो, जो सेंट्रल आइडिया है वो आपका स्ट्रांग हो, तो जो चक्कर होगा वो अगर आपके मतलब यह है कि आपने 10 लाइन्स का आंसर लिखा हुआ है, उसमें अगर 2 लाइन में उसको वो कॉन्क्रीट मटेरियल नजर आ जाता है, ठीक है,
तो हो सकता है कि वो आपका पूरा पेपर उस लिहाज से फिर देखे कि नहीं इस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। तो आपका मटेरियल कंटेंट्स होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इधर से किससे शुरू किया और इधर से और आप सेंट्रल बात पे आ ही नहीं रहे हो। अब मैं लेट सपोज आपसे कहता हूं कि आप इस्लामाबाद क्यों गए थे, आप कहते हैं कि सर रास्ते में ये था और वो था और ये हम मतलब मोटरवे पे गए, गाड़ी की स्पीड इतनी थी और गर्मी थी या सर्दी थी। मेरा एक क्वेश्चन था कि आप इस्लामाबाद क्यों गए हो, ठीक है, वो रीजन आप मुझे बताएं, आप मुझे वो रास्ते का अहवाल बता रहे हैं। लेट सपोज आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, आप कहते कि मेरे वाले साहब का ये नाम था, मैं फलाने गांव से हूं, मैं फलाने सिटी से हूं। उन्होंने सिंपल आपका नाम पूछा है, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। इसीलिए आपका कंटेंट्स टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो मैच्योर हो, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली नहीं हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी वाली हो। वो आपके मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपका फोकस के साथ आपने पढ़ा, ये नहीं कि इसके साथ किससे और उसके साथ किससे और आपने पढ़ाई की और आप समझते हो कि ये मैच्योर प्रिपरेशन है। नेवर एवर, वो मैच्योर प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो कंटेंट्स और मटेरियल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब भी टॉपर्स के पेपर चेक होते हैं, अगर कोई दो टॉपर एक नंबर पे मतलब यह है कि वो सेम आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन है, लेट सपोज आपका परसेंटेज 90 पे दो बंदे आ रहे हैं, उनके पेपर्स को दोबारा चेक किया जाता है, फिर उसके मटेरियल कंटेंट्स को देखा जाता है कि किसका कंटेंट कितना स्ट्रांग है, किसने अच्छे एग्जांपल दिए, किसका कंसेप्ट कितना क्लियर है। इसलिए कंटेंट्स बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा, अब इसके बाद कंटेंट्स, बाज़ औक़ात हमें कंटेंट्स बड़ा इजी मिल जाता है, मतलब यह कि क्वेश्चन इजी होता है तो हम बड़ा इजीली उस पर, तो फिर उसके लिए क्या है कि क्वेश्चन लेंथ, आंसर वॉल्यूम, मतलब यह कि आंसर वॉल्यूम कितना है। आंसर वॉल्यूम का मतलब यह है कि लेट सपोज कोई आपको बिल्कुल इस तरह पानी पीने की तरह, जिस तरह आसान काम होता है, इस तरह आपको एक क्वेश्चन मिल गया है और आप अब जो क्वेश्चन लेंथ है या जो आंसर वॉल्यूम है, आप मैंने कहा ना ये एक्सीड कर गए हो। आपको अगर लेट सपोज 4 मार्क्स का दिया गया और आप लिखते जाते हो, वो 4 मैक्सिमम 4 आपको देगा, वो भी रेयर केस में 4 आउट ऑफ 4 बहुत मुश्किल है, लेकिन सपोज आपको वो 4 आउट ऑफ 4 देता है, आप बेशक 2 पेजेस के बजाय 3 पेजेस लिखो, 10 लाइन्स के बजाय 20 लिखो, वो 4 से तो आगे जा ही नहीं सकता। इसीलिए जो एक्स्ट्रा लाइन आप लिख रहे हो, लेट सपोज जो 10 लाइन है उसका टाइम है 4 मिनट्स, 10 लाइन आप 4 मिनट्स 240 सेकंड में आप लिख रहे हो। 240 सेकंड मतलब यह है कि आपके ऑलमोस्ट ये आ रहा है कितना, 24 सेकंड पर लाइन, ये आपका टाइम आ रहा है। अब आपने 10 लाइन और कर लिए, अब 10 लाइन आपने और कर लिया, 5 लाइन, आपने 2 मिनट्स एक्स्ट्रा जाया कर दिए, ठीक है। अब वही 2 मिनट्स आपके फिर एंड में क्या होंगे, आपने एक और क्वेश्चन का टाइम डिक्रीज कर दिया। इसीलिए जरूरी है कि जितना कंटेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, चाहे क्वेश्चन आपका इजी है या मुश्किल है, आप कंटेंट्स उस हिसाब से दे दे, बल्कि उससे इंक्रीज आप ना करें, नेवर एवर। अदरवाइज आप दूसरे, हाँ अगर आपके पास अलॉटेड टाइम है और उसमें आप लिख रहे हो, दैट्स ओके, फाइन विद यू। लेकिन अगर आप टाइम को एक्सीड कर रहे हो और आप समझ नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा, तो देन यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। अच्छा, ये हमारा हो गया 8। अब 9th में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबरिंग। ये क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा सा मतलब आगे इसलिए आया हूं कि इसका भी एक रीजन है कि ये क्वेश्चन नंबरिंग का हम क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन नंबरिंग का इस तरह होता है कि लेट सपोज आपको उन्होंने दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 के पिक 10 शॉर्ट क्वेश्चन, आपको लिखा हुआ है कि पिक 10 शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर है और ये फिर वो पार्ट नंबर है। आपने इसका ख्याल करना है, जिस तरह पेपर में दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को उन्होंने ए दिया है तो आप ए लिख के, 2 लिखा है तो आप 2 लिख के, बी लिखा है तो आप बी लिख के। यहां पे जो पार्ट्स है वो पार्ट्स आपने एज इट इज फॉलो करने हैं। उसमें फिर आपने ये नहीं करना कि ओ ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो इसको मैं 2 कर लूं, नहीं। वो क्वेश्चन नंबर 1 वो एक स्टेटमेंट है, वो एक नोट है, सही है। यहां पे जो पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं उसी पार्ट को आप एज इट इज लिख रहे हैं। बिल्कुल भी आपने मतलब है कि चेंजेस अपनी तरफ से नहीं करने, और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं इजी, उसको आप इस तरह ये है कि लेट सपोज वो कर ले, क्या नाम है इसका, पिक कर ले, ताकि जब आप पेपर सॉल्व करें तो आपको पता हो कि ये स्टार्ट में ये क्वेश्चन मेरे लिए बड़े इजी थे, इसी को मैं उठाऊंगा। आपको दोबारा मतलब है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करें और हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप दोबारा पेपर रीड आउट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मैंने सेकंड सॉल्व करना था,
फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब पहले से ही ये आपके क्वेश्चन नंबर आ गए। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 3 आपने पहले करना था, ठीक है, तो आप इसको, ये तो उनका है क्वेश्चन पेपर पे, आप यहां पे 1 लिख ले। 5 आपने सेकंड करना था, आप इसको 2 कर ले, ये अपने लिए कर ले, पेपर में आपने ये नहीं लिखना, ये क्वेश्चन पेपर पे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए करे। इसको लेट सपोज आपने 3 करना था, इसको 3 लिखे, इसको आपने 5 करना था, इसको 5 कर ले। इस तरह आप इसको आपने 4 करना था तो 4 लिख के। अब क्या हुआ, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो, वही 1 तो मैंने ये सॉल्व कर लिया, अच्छा 2 डायरेक्टली अब यहां 5 पे आ गए, तो अच्छा ये मैंने करना है। तो आपको पूरा पेपर दोबारा रीड आउट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर बार बार रीड आउट करोगे, बार बार टेंशन होगा, टाइम लूज करोगे, ये आपके लिए हो सकता है फिर आपका इरादा चेंज हो कि नहीं 2 की जाए 3 करना है, 3 के बजाय 4 करना है, तो इट विल क्रिएट एन एंजाइटी और वो आपका टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद कर लेता है। लिहाजा ये क्वेश्चन नंबरिंग यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सपोज करते हैं आपके पास आ गया है क्या, आपके पास आ गया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अब 10 नंबर पॉइंट में आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको आपने बिल्कुल पहले ही उठा लेना है। अगर आपको ये आ रहा है और क्लियर है तो इसको आप बिल्कुल पहले उठाएं। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन लिख और सारा डेटा लिख के रिक्वायर्ड डेटा क्या है और गिवन डेटा क्या है, नहीं। अगर आप इसको ना भी करें रिक्वायर्ड और गिवन डेटा को, आप डायरेक्टली स्टेप्स शुरू कर ले, ठीक है। क्योंकि रिक्वायर्ड और गिवन पे शायद आपको मार्क्स ना मिले, लेकिन इसकी वजह से अगर आप टाइम लूज कर जाते हो तो मे भी आपसे मार्क्स की रिडक्शन हो जाए। इसलिए आप स्टेप वाइज शुरू करें। बेशक आप यहां पे स्टेप 1, 2, 3, 4 इस तरह लिखना शुरू करें, तो ये बहुत ज्यादा फिर इसके लिए जरूरी है। और क्वेश्चन को लिखना, ये 10 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब मैं वैसे ही जर्नली इसके साथ इंफॉर्मेशन के तौर पे बताता हूं, आप बेशक वो लिखते जाएं। क्वेश्चन को रिपीट करना जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का आप उसको दोबारा लिख के, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली आप टाइम को लूज कर रहे हो। आपको अगर दिया हुआ है कि पार्ट 1 के व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, या डिफाइन एंड एक्सप्लेन चेंजेस इन एनवायरनमेंट, ठीक है, या आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। अब यहां पे डिफरेंशिएशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएशन के लिए आपने इस तरह एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लेट सपोज आपको गया है फैट्स और यहां पे दिया है ऑयल, दोनों में आप डिफरेंशिएशन लिख रहे हो, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट 1, वहां पे भी पॉइंट 1। अगर आप ये साइड पे ना भी लिखे इस साइड पे लिख लिए तो इट मीन, लेकिन आपको एक दूसरे के सामने लिख के एक तो आपको क्लियर भी चीजें हो जाएंगी और कॉलम से बड़ा इजी हो जाता है चेकर के लिए। लिहाजा यहां पे ये जरूरी है कि आप डिफरेंशिएशन या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 2 टॉपिक्स के दिए हैं तो आप उसके लिए एक लाइन ड्रा करें, ठीक है। अच्छा, फिर आपने मतलब यह है कि क्या करना है। अच्छा, अब वो जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपका कैलकुलेटर अपना होना चाहिए, ठीक है। आपके पास स्केल अपना होना चाहिए। मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैलकुलेटर का मैं इसलिए कहता हूं कि कैलकुलेटर अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कैलकुलेटर होते हैं, उसके पैटर्न मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिस तरह सेल फोन के मुख्तलिफ किस्म के ऐप्स वगैरह होते हैं। अब आप एक कैलकुलेटर अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हो, उसी प्रिपरेशन का कैलकुलेटर आप पेपर में लेके आते हो। जब आप वो प्रिपरेशन में आप उस पर काम करते हो तो आपकी आंखें कोई बंद भी कर ले, आपको सारे कीज याद होते हैं कि कौन सा मतलब की कहां पे है और उसका फंक्शन क्या है। तो ये आपके लिए आसानी, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आप मतलब ये के ऊपर देख के भी यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हो। जिस तरह एक कीबोर्ड वॉरियर होते हैं जिनको कीबोर्ड पे कमाल हासिल होता है, तो वो ऊपर देख के ही मतलब ये कि सारा कुछ कर रहे होते हैं। इसीलिए कैलकुलेटर अपना ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। इसी कैलकुलेटर के साथ दूसरे जो इसके फायदा है वो ये है कि अगर आप सादे से कैलकुलेटर मांग रहे हो, लेट सपोज आप कैलकुलेटर मानते हो 1 सेकंड लग गया, फिर मांगा 2 सेकंड लग गए, लेट सपोज वो अपना काम कर रहा है, तो फिर आप उसका वेट करोगे, वही वेट आपका नुकसानदेह है। तो जहां पे बंदा पूरा साल इतना सारा कुछ कर लेता है, इतना ज्यादा फाइनेंस वो कर लेता है, तो फिर कैलकुलेटर लेके जाना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एंड आई अप्रिशिएट गर्ल्स, उनके पास ये चीजें पाउच में मौजूद होती हैं।
ओके, फिर स्केल सबके पास होता है, सिंपल चीज है, लेकिन जरूरी क्यों है 10, 20 या 30 रुपए की? एक मतलब यह है कि स्केल वो इसलिए जरूरी है कि अगर स्केल आपके पास अपना है तो आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक सेकंड आपका 10 टाइम्स आपने स्केल मांगा, 10 सेकंड तो ये आपके चले गए, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन एक सेकंड में स्केल नहीं मिलता, हो सकता है उस वक्त वो उस पर अपना काम कर रहे हो, इसलिए जरूरी है कि स्केल आपके पास अपना हो। तीसरी चीज, आपके पास जो बॉल पॉइंट्स होते हैं, मुझसे स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर बॉल पॉइंट्स, मैं कहता हूं कि बॉल पॉइंट आप वो इस्तेमाल करें जो बॉल पॉइंट आपको आपके फिंगर को सूट करे, जो आपकी ग्रिप जहां पे सूट करे ना। मतलब कोई लाइट इस्तेमाल कर लो तो जिसका जो थिन होता है, कोई थिक इस्तेमाल करता है, नीडल इस तरह जो नीडल होता है वो कोई मतलब थिक, कोई थिन, मुख्तलिफ किस्म के चॉइसेस होते हैं। मैं हमेशा वही इस्तेमाल करता था जिस पे मैं प्रैक्टिस करता था। वो बॉल पॉइंट इस्तेमाल करता है जो इंक नहीं छोड़ता था, तो वो मुझे प्रैक्टिस में पता चल जाता था कि कौन सा बॉल पॉइंट इंक नहीं छोड़ता, क्योंकि मोस्टली पेपर समर में होते हैं, इसलिए गर्मी होती है और वहां पे वो इंक का, तो फिर वो पेपर पूरा आपका खराब कर देते हैं। फिर ब्रांड में किसी का नाम इसलिए नहीं लेता कि मुनासिब नहीं है किसी भी कंपनी का, ठीक है। वो पर्सनल में आपसे कोई पूछे तो मैं बताऊंगी मैं कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करता था, ठीक है। इसके साथ फिर मुझे कलर का मैं बता सकता हूं, मैंने हमेशा ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल किया है, क्योंकि ब्लैक इजी होता है और मतलब उसका ये है इजी इन दैट सेंस कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी आती है। कॉन्ट्रास्ट में होता है, वाइट पेज होता है और ब्लैक राइटिंग होती है, तो वो अच्छा होता है। और ब्लू मार्कर इस्तेमाल करता था। अच्छा, ये तो हो गए आपके मतलब यह है कि बॉल पॉइंट्स। फिर आपके होने चाहिए मार्कर, ठीक है। मार्कर जो रूल्स होते हैं पेपर के ऊपर, क्वेश्चन आंसर शीट के ऊपर लिखे होते हैं, जो वो अलाउड करते हैं, मोस्टली ब्लू और ब्लैक आप लेके जा सकते हो और ब्लू और ब्लैक को आप यूज कर सकते हो। तो फिर अगर एक पे आप हेडिंग देते हो तो दूसरे पे आप उसको अंडरलाइन करो। मैंने पेपर ए में बताया था कि अंडरलाइनिंग जो कैचिंग वर्ड होते हैं, आई अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं, उसको आप अंडरलाइन क्या करें, तो वो फिर मतलब यह है कि चेंज करते जाएं, ठीक है। और फिफ्थ में आपको मतलब यह है कि फिफ्थ में आपको यह बताऊं कि आप अपने साथ पेंसिल लेके जाया करें, ठीक है। पेंसिल अगर कोई डायग्राम वगैरह इस तरह के है तो आपके पास अपना पेंसिल होना चाहिए। इट आल्सो किल्स अ टाइम। सिक्स्थ में आपसे कहूंगा कि आपके पास स्टेपलर होना चाहिए। आप स्टूडेंट कहते हैं कि सर स्टेपलर, मैं कहता हूं एक छोटा सा स्टेपलर अपने पास रखो। आपने लेट सपोज एक्स्ट्रा शीट मांग लिए, अब एक्स्ट्रा शीट वो बंदा आ रहा है स्टेपलिंग के लिए, लाजमी बात है हॉल में मतलब यह है कि 200 बच्चे बैठे हुए हैं, अब वो स्टेपलिंग कर रहा है, पता नहीं आप तक कम पहुंचेगा और आप पीछे देखोगे फिर पीछे देखोगे फिर। आगे जाने के लिए पीछे देखना जरूरी नहीं है, वो आपका टाइम, वो एक रिदम जब आप बनाएंगे ना तो आपका टाइम ये वेस्ट करता है। आपके पास अपना स्टेपलर है, आपने एक्स्ट्रा पेजेस ले लिए, ठीक है। उस एक्स्ट्रा पेजेस को पहले स्टेपल करें और फिर उस पर राइटिंग शुरू करें, लिखते जाए, ठीक है। पहले रोल नंबर डाल दे, लाइन अपने ड्रा करे साइड्स पे और फिर लिखते जाएं। अगर इन्विजिलेटर टाइम पूरा होते ही आपसे पेपर छीन भी लेता है ना तो आपको फिर स्टेपलिंग की टेंशन नहीं होती, वो ऑलरेडी स्टेपल हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि मेरा जो एक्स्ट्रा शीट है वो गुम जाएगा या ये होगा वो होगा। 3 स्टेपल कर ले, 4 स्टेपल कर ले मजबूती से और रोल नंबर लिख ले, ठीक है। एक्स्ट्रा शीट नंबर डाले, सारा कुछ उसके ऊपर डाल दे, ठीक। तो फिर वो मतलब यह है कि मिसप्लेस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब आपके पास स्टेपलर नहीं है, वो आया नहीं है या आपने प्रॉपर्ली स्टेपलिंग की नहीं है, टेंशन में आगे से उन्होंने मतलब यह है कि आपसे यूं छीन लिया कि भाई टाइम खत्म हो गया है, आपका एक्स्ट्रा शीट वहां पे गुम गया है, उनको नहीं मिला, वो कोशिश करते हैं नहीं मिला, तो गॉड नोज बेटर, आपका एक क्वेश्चन चला गया, 2 चले गए, ठीक है। तो ये फिर बड़ा खतरनाक है। तो ये स्टेपलर आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। बाकी एज सच वो हाइलाइटर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, रिमूवर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें आपको याद होती है। मोस्टली चीटिंग वाली चीज़ें स्टूडेंट्स को याद रहती है या जिनसे उनको हेल्प मिलती है वो उनको याद रहती है। तो ये कुछ चीज़ें अपने लिए पाउच और उसमें ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पेपर से एक रात पहले आप दोबारा इसको चेक कर लिया करें कि आपके पास ये है। हाँ, स्टेपलर के साथ स्टेपल्स लाजिमी है, ऐसा नहीं कि स्टेपलर है लेकिन स्टेपल्स पीछे नहीं है और आपने यूं खोला देखा उसमें तो स्टेपल्स ही नहीं है, क्योंकि स्टेपल्स आपको हॉल में बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, या अगर मिलेंगे भी तो हो सकता है वो बड़े स्टेपलर की हो, आपके वो छोटे स्टेपलर पे मतलब यूज ही ना हो, तो ये फिर बड़ा मतलब ये है कि आपके लिए खतरनाक होगा। तो गाइज ये पेपर अटेम्प्ट के हवाले से हैं, मैं ट्राई करूंगा कि सेक्शन सी भी इस पर कर लूँ, पार्ट सी भी हम इस पर कर लें। पार्ट ए का मैं कोशिश करूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। और पार्ट बी ये हो गया इंशाल्लाह। पार्ट सी का आपका भी अगर कुछ है तो आप मतलब कमेंट्स एरिया में लिख लें, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले ताकि मैं उसको फिर ऐड कर लूँ, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह हम पार्ट सी के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।